बीजेपी तो चाहता है कि ये हो जी, क्योंकि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो और कोई ना कोई तरीके से प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए कुछ भी बहाना से। लेकिन सर मुस्लिम लीग के आने से हमारे मोहल्ले और गलियां साफ हो जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश तो वही करेंगे क्योंकि हमारा मकसद वही रहेगा। बाकी भी कानून लगाइए। मुस्लिम इलाकों में जो 2-3 दिन बजे तक दुकानें चालू रहते हैं, चाय की दुकान, और नौजवान जो बाहर भटकते हैं, भटक करके फिर गलत गलत चीजों में लगता है, वो भी बंद करवाइए। आप कोई भी नॉन मुस्लिम इलाके में जाइए, नौजवानों को रात को बाहर मतलब इतने देर वक्त तक रात को जागते रहना। मिलता है, कहाँ जाना है, चाय पीने के लिए जाना, कहाँ मिलता है, फलाने जगह पर मिलता है, मैं कोई जगह का नाम नहीं लूंगा, कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो वो अगर ये पता चलेगा कि नहीं मिलता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेगा। सही इलाके से जहाँ पर दलित और मुसलमानों की आबादी होती है, वहां से कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है तो हमारे दलित भाई उनको वोट नहीं देते। उसकी क्या वजह है? क्या उनको गुमराह किया गया है मुसलमानों के खिलाफ? आपको आपके जहां पर भी आप लोग मतलब कुव्वत में है, ताकत में है, कंसोलिडेटेड है, वहां पर अपने नुमाइंदा खड़ा कीजिए, अपने पार्टी के। हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का नुमाइंदा खड़ा करेंगे, वो जीतेंगे, कॉर्पोरेशन में, असेंबली में साथ में जाएंगे, तब जो हमारी बातें माने जाएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं अपना सामने मीडिया, मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान, मुस्लिम पार्टियों के जिम्मेदारान मुल्क के मौजूदा हालात में बिलखुसूस जो ताज़ा मामला है ज्ञानवापी मस्जिद का, जहां पर शिवलिंग को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, फव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया। इन्हीं बहुत सारे मौजूदात को लेकर हमारे साथ मौजूद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने अपनी बात में ये बात रखी कि ज्ञान आज जो है देखिए 4 चीजों को उछाला गया, ताजमहल, उसके बाद में कुतुब मीनार, फिर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग, और चौथा जो है मथुरा की शाही ईदगाह। इन 2 पे तो अदालत ने फटकार लगा दी इनको कि इतिहास को पढ़कर आओ, कि इतिहास को जानो। इनको अपनी मुंह के बल गिरना पड़ा इन फिरका परस्त ताकतों को। लेकिन हम देखते हैं कि इबादत गाहों की तोफ़ीज़ के लिए 1991 का एक एक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से जहां पर जो इबादत गाह जिस हालत में है उसी तरह रहेगी, उस पर कोई चैलेंज नहीं होगा। इस केस को जो कि अदालत में है, आप किस नज़र से देखते हैं? या ये मामला क्या है कि 2024 की तैयारी है, या मुसलमानों के का जो जुग़राफ़ी हालात है या तारीख को है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है? ये आपने बहुत सही सवाल किया। ये दोनों चीज़ें हैं इसमें जी। एक तो 2024 का तैयारी भी है, और एक तरफ जो है मुसलमानों को डीमोरलाइज करने का एक तरीका है, उनको मतलब दिमागी तौर पर और कमज़ोर करने का भी तरीका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते आया है। जैसा कि आपने जिक्र किया एक्ट के बारे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जिसमें ये बिल के लिए हमारे साबिक प्रेसिडेंट गुलाम महमूद बनातवाला साहब मुस्लिम लीग ने बहुत कोशिश किया है। गुलाम महमूद बनातवाला साहब जी, उनका बहुत इसमें इस बिल में ताउन है जी। और वो लोगों ने इसका कट ऑफ जी डेट भी जो है उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार रखना चाह रहे थे, जो फर्स्ट रिपब्लिक जो बना उस तारीख से 26 जनवरी से जी। लेकिन बनातवाला साहिब ही थे जो पार्लियामेंट में मतलब उसके लिए 1947 देश को जब आज़ादी मिले 15 अगस्त को, उस दिन से रखना चाहिए। और क्योंकि बाबरी मस्जिद उस वक्त जो है ऑलरेडी कोर्ट में था मसला, इसलिए बाबरी मस्जिद छोड़कर के बाकी जितने भी कोई भी मजहब के धर्म की इबादत गाह हो, वो जिनके भी पास है, कोई भी सवाल या निशान उसका ऊपर नहीं किया जाएगा। ये एक्ट का मतलब यही है जी। और उस हिसाब से तो कोई भी कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन जो है एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए जी। उसके बावजूद भी यहाँ आपने कहा कि 2 आप देख रहे हैं कि 4 मसला होगा, 2 का तो कोर्ट ने फटकार दे दिया जी। लेकिन दूसरे 2 जो है ज्ञानवापी का जो है सर्वे ऑर्डर कर दिया, और कई सालों से जो आउट के अंदर जो यहाँ भी आप जाइए, यहाँ पर भी मीनारा मस्जिद है मेरे ऑफिस के पास जी।
वहां पर भी जो है फुवारा है। पहला वो इसलिए वो साइंटिफिक रीजन ये है उसका फुवारे का कि पानी अगर इस फुवारे के जरिए जो है फाउंटेन के जरिए अगर ये होता है तो वो एक किस्म से पानी साफ होता है, पानी हमेशा साफ रहता है। इसी के लिए मस्जिद के हाउस के अंदर जो खासकर फुवारा लगाया जाता है। और वो वेरी क्लियरली उसने लोगों ने कहा भी उसके बीच में से जो है पाइप निकला हुआ पानी आने के लिए, उसका बावजूद भी जो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वहां पर जाना नहीं है। अभी तक तो लोग हाथ पैर धो रहे थे, वहां पर वुज़ू कर रहे थे। तो ये किस तरीके से जो है असल जो मुद्दा है, असल मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, लोग भूखे मर रहा है, जीडीपी एकदम ग्रोथ नीचे है, हर चीज नीचे है। और वो सब चीजों से जो है लोगों को भटकाने के लिए, और जो हिसाब से 2014 से जो पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, वो पोलराइजेशन को जो है बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हिंदू फीलिंग जो है लोगों को, और भी हिंदुस्तान अभी भी जो है जैसा वो लोग सोच रहे वैसा नहीं है, लेकिन एक हद तक जो लोग कामयाब भी होते जा रहे हैं। जो सही सेकुलर हिंदू है वो भी जो है इस किस्म की बातों से उनका भी जो है मतलब मानसिक तौर पर तब्दील करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये बहुत ही जो है गलत दिशा पर हिंदुस्तान को ये लोग लेके जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से मुस्लिम लीग ने गुलाम मोहम्मद बनाता साहब ने ये कानून लाने में बहुत अहम रोल अदा किया, और आज उसी कानून को जो है बालाताक रख दिया गया है। आज मुस्लिम लीग इस मौजू पे क्या कर रही है? इस तरह के मसले को केरला से लेके महाराष्ट्र तक या हमारे हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम लीग क्या इक़दाम कर रही है? मुस्लिम लीग हमेशा जो है बहुत ही सोच समझकर, दूरअंदेशी से सोचकर जो काम करते हैं। मुस्लिम कभी भी जो है कोई भी मसले के ऊपर तुरंत जो है तुरंत रिएक्शन नहीं देते हैं। हमारे नेशनल लीडरशिप जो है ये हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है, और उनके जो है मीटिंग्स और ये सब चल रहा है। कानूनी तौर पर हम इसको कैसे निपटेंगे, इसका बारे में सोचा समझा जा रहा है, और बहुत जल्दी जो है आपको इसका उनका जो है जो भी एक्शन है सामने आएंगे आपके इंशाल्लाह। नहीं, जैसे कि मुस्लिम फरीक तो अदालत में गया है, तो क्या मुस्लिम लीग क्योंकि सभी को जाने की जरूरत नहीं है, एक मुसलमानों की तरफ से एक फरीक जो है अदालत में गए लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी मदद करेंगे आप लोग? डेफिनेटली मुस्लिम लीग हमेशा, जब आप देखिए उससे इससे पहले भी जो मसला हुआ, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लीग पहुंचा है। और बहुत सारे मसले में हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लिंचिंग केसेस हुआ, लोगों को हाफिज जुनैद को मारा गया, जितने भी हुआ, और जितने भी केसेस हुआ, हर केसेस में मुस्लिम लीग ने लीगल हेल्प किया है आखिर तक जो है। लीगल और फाइनेंशियल हेल्प इसमें होगी क्या ये ज्ञानवापी जैसे मामलों पर खास तौर से? डेफिनेटली जो भी लोग अगर गया भी है तो उनके साथ में जुड़ना है तो जुड़ करके करेंगे नेशनल लीडरशिप हमारे, अदरवाइज अकेला जाना है तो अकेला जाएंगे। इसके बारे में जो है बहुत ही जो है मतलब फ्रीक्वेंट मीटिंग्स वगैरह केरला में चालू है इंशाल्लाह। जी लाउड स्पीकर का मसला उठाया गया, महाराष्ट्र को फसाद की आग में झोंकने की कोशिश की गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने इस मसले को बहुत अच्छी तरह से निपटाया है। लेकिन अब भी जो है राज ठाकरे के जो तेवर जो है कहीं ना कहीं जो उनके बयानात आ रहे हैं वो बहुत सख्त है, तो इसको किस तरह से नजर देखते हैं? और एक चीज़ और कि जो ये अयोध्या जाना चाह रहे थे, इन्होंने अयोध्या का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, इसको डर कहेंगे या कानून की बालादस्ती कहेंगे? राज ठाकरे का डर है या कानून की बालादस्ती है? डेफिनेटली अपने गली में सब शेयर होता है जी। वहां पर बीजेपी का एक एमपी ने जो है चैलेंज किया कि क्योंकि इंसान जब इंस्टेंटली कुछ करते हैं तो अगर दूरअंदेशी सोच कर नहीं करते हो तो बाद में उसको भुगतना पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर, खास करके बॉम्बे के अंदर, उत्तर भारतीयों के ऊपर इतना यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ, मारामारी हुआ, लोगों को भगाया गया, रोजी रोटी छीना गया उनका, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उसका जवाब तो मिलता है, रिएक्शन तो आता है। उसी हिसाब से जो वहां से बोला गया कि आने नहीं देंगे उसको जब तक उससे माफी नहीं मांगेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा महाराष्ट्र सरकार को भी और यहाँ के मुसलमानों को भी, क्योंकि हर मुमकिन कोशिश मुसलमानों को जोश में जज्बात में लाने की कोशिश किया गया। उसके बावजूद भी जो है मुसलमान इनके इस किस्म के जो खींचने की कोशिश कर रहे थे उसमें मुसलमान आगे गया नहीं। और जो है, और इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा महाराष्ट्र के, खास मुंबई के मुसलमानों का, क्योंकि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को जज्बात में ला करके मुसलमानों को
उतारना चाहते थे ये लोग, सही है, सड़कों पर उतारना चाहता था, वो चीज नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ने भी इस हालात को बहुत अच्छे से, वो चाहते थे कि मेरा ऊपर एक्शन हो। लेकिन सरकार और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस तो इसको गिरफ्तार भी कर सकती थी ना। इसने जो भाषण दिया इतना सख्त, हम ऐसा कर देंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देंगे, अपने हिसाब से जवाब देंगे, और बहुत सारी गलत बातें की। अगर कोई और करता तो शायद उसको गिरफ्तार कर दिया जाता। तो इस पर तो FIR दर्ज होना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए। हम लोगों ने भी किए थे, आपको याद होगा, जो इफ्तार के रोज जो है कॉन्फ्रेंस हम लोग ने रखे थे बाला साहब अम्बेडकर साहब के साथ में। उस दिन बाकायदा अनाउंस किया गया UAPA के हिसाब से जो है राज ठाकरे के ऊपर एक्शन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं किया जा रहा ना, नहीं किया गया, लेकिन नहीं किया गया। उसके बावजूद भी जो है उसको इस नजरिए से देखा जा रहा है, अगर उसको अरेस्ट करते, ये एक डिस्कशन है मेरे तरफ से, मैं नहीं बोला, अगर उसको अरेस्ट करते तो मौका मिलता था MNS वालों को, या जो यहाँ पर सरकार गिराने की जो कोशिश कर रहे थे। अच्छा, 356 प्रेसिडेंट्स को लागू करने की भी बातें हुआ कि महाराष्ट्र में सब उलट पुलट है। ये MPs को अरेस्ट किया जा रहा है, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से जो लोगों को रोका जा रहा है। इस किस्म के एक तरीके से हिंदुओं को भी जो है मानसिक तरीके से उनको भी जो है इसमें किसने कोशिश किया, गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जो है मैं बहुत सारे MNS कार्यकर्ता को भी जानता हूँ, सब लोग सब एक दूसरे को जानने वाले, उन्होंने खुद भी कहा कि ये जो चीज जो है इससे हम लोग खुद भी दूर है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं से जो है पॉलिटिकली टोटली डाउन ट्रोडन तरीके से हो गया। MNS खास करके राज ठाकरे की पार्टी उसको उठाने का एक कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन सरकार और पब्लिक ने मिलकर वो पानी, मतलब उस सोच के ऊपर, ख्वाब के ऊपर पानी फेर दिया। मैं इतना ही कहूंगा। इन्हें ऐसा लगता है कि राज ठाकरे मनसे को जो है कि मन से मरती हुई मनसे को ये ऑक्सीजन देने का काम कर रहे थे कि किसी तरह ऑक्सीजन मिल जाए, जिंदा हो जाइए। बोलने का मतलब वही है। तो इसको जिंदा करने में क्या लगता है कि ये इनकी अपनी कोशिश थी या इनका अपना मंसूबा था कि इसके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल? और डेफिनेटली बीजेपी का हाथ तो 100% उसके पीछे है, उसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी का हाथ, बीजेपी तो चाहता है कि ये हो जी, क्योंकि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो और कोई ना कोई तरीके से प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए कुछ भी बहाना से। लेकिन सरकार ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया। आई अप्रिशिएट द मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलिए आते हैं अब मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं या होंगे बहुत अनकरीब। अभी जैसे कि ये डिक्लेयर किया है कि भाई 31 तारीख को जो महिलाओं की सीटें हैं उनका कुछ हो जाएगा, कौन सी सीट महिलाओं की होगी। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग क्या रोल अदा करेगी और किन बुनियादों पर इलेक्शन लड़ेगी? मुस्लिम लीग जो है, आपको पता है कि मुस्लिम लीग का यहाँ पर 14 कॉर्पोरेटर्स रहा है। कुछ मुफादपरत ताकतों ने जो है, यहाँ 2 MLAs भी थे, 14 कॉर्पोरेटर्स बम्बई के अंदर भी थे, बाहर भी थे। कुछ मुफादपरत लोगों ताकतों ने उसको कमजोर कर दिया। मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी का नाम, हम आगे की बात करते हैं। तो हमारे ये कोशिश है कि जहां भी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है हम वहां सब कैंडिडेट उतारेंगे जी, और वापस जो है, और अब पूरे बम्बई के अंदर अगर आप देखें मुसलमानों की जो बस्ती है, जहां जहां पर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड लोग हैं वहां पर चुनकर तो मुसलमान ही आते हैं जी, लेकिन वहां की हालत बद से बदतर हो चुका है जी। कोई फैसिलिटी नहीं है, बुनियादी फैसिलिटी भी वहां पर नहीं है जी। गंदगी तो रास्ते पर चलते चलते गंदगी सर पर गिरता है जी। किसी को भी आंख पर पट्टी बांध करके लेकर आओ और वहां पर छोड़ दो तो कोई बोलेगा एक मुसलमान की आबादी वाली जगह है। हमारे जो भी रहनुमा है, जो भी कॉर्पोरेटर्स भी है, उन्होंने इस हालात से कौम को उठाने का या ये सफाई भी कराने का कोई जो है प्रबंध नहीं किया है। जो लोग भी कॉर्पोरेशन में मुस्लिम एरिया से मुस्लिम लीडरशिप के हिसाब से जीत कर आया है, चाहे कोई भी पार्टी से हो, उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने अपना जो है लग्जरी, अपना कमाई और अपना रुतबे के हिसाब से काम किया है। मैं बिना रोक टोक कर बोलूंगा कि 100% जो है हम लोग इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे प्लान्स हमने करके रखा है। अभी मैं आपको उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग के आने से हमारे मोहल्ले और गलियां साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश तो वही करेंगे क्योंकि हमारा मकसद वही रहेगा, हमारे मोहल्ले साफ करना, बेसिक अम्यूनिटीज देना, साथ साथ में द वे ऑफ लाइफ। हमारी मतलब हमारे इलाकों में जिंदगी कैसा है, आप गली देखिए, यहाँ का हर जगह का देखिए। बहुत मुस्लिम इलाकों में गंदगी के जिम्मेदार आखिर है कौन के? एक हद तक जो है इसमें अपने लोग भी जिम्मेदार, लेकिन
जो चुन कर आते हैं उनकी जिम्मेदारी सबसे आगे है। ही इज अ लीडर। लोगों ने जो है वोट देकर के अपना वोट देकर के एक किस्म का शाहिद बन करके उनको बनाकर भेजा है कि यह आदमी हमारा हालात सही करेंगे, यह आदमी हमारा इलाके को सही करेंगे, लेकिन एक बेहतर बनाएंगे। रहमान साहब, एक चीज ये भी है ना कि हमारे मुस्लिम मोहल्लों में या हमारे मुसलमान खासतौर से आमतौर से ये धारणा बनी हुई है कि भाई घर का कचरा उठाया बाहर फेंक दिया, दुकान का कचरा उठाया बाहर फेंक दिया। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। नगर सेवक क्या करेगा? अकेले नगर सेवक क्या करेगा? होना चाहिए सफाई तो खुद मोहल्ले के लोगों की भी जिम्मेदारी है, रास्ते पे जो दुकानदार उनकी भी जिम्मेदारी है। वो है लेमेंस अलग होता है जी, लेकिन एक कॉर्पोरेटर जो जीत के आता है, कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन 45,000 करोड़ का यहाँ पर बजट है जी। केरला में तो एक एमएलए का इतना फंड नहीं है। एक कॉर्पोरेटर को जो फंड मिलता है किस पर खर्च होता है वो आप रखाइए बिल्डिंग और इम्पोज। अगर लोग नहीं मानते हैं पब्लिक सेफ्टी हेल्थ के लिए कानून लाइए, उनके ऊपर फाइन मारिए, उनको जबरदस्ती कीजिए कि भैया आपको करना पड़ेगा, आप करके तो देखो। आपने जो है लाउड स्पीकर बंद, फजर का अजान बंद करा दिया, ये बोल करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 से 6 नहीं बजना चाहिए। तो बाकी भी कानून लगाइए। मुस्लिम इलाकों में जो 2-3 दिन बजे तक दुकानें चालू रहते हैं, चाय की दुकान, और नौजवान जो बाहर भटकते हैं, भटक करके फिर गलत गलत चीजों में लगता है, वो भी बंद करवाइए। आप कोई भी नॉन मुस्लिम इलाके में जाइए, वहां पर 11 बजे के बाद कोई दुकान चालू नहीं है, कोई रेस्टोरेंट चालू नहीं है। यहाँ पर हर गंदगी यहाँ पर चालू है, उस नाम से दुकानों के खाने के नाम से हर गंदगी, हर धंधा यहाँ पर चालू है। इवन ड्रग्स का भी धंधा होता है, देर रात तक दुकानें खुली रहती है। इसकी वजह क्या हफ्ताखोरी है, क्या है, क्या लगता है? डेफिनेटली कानून तो यहाँ हिंदुस्तान का कानून हर पहलू में बहुत बढ़िया है, हर चीज का कानून बहुत सख्त है जी। लेकिन अमल नहीं होता है। कुछ इसमें कुछ इलाके के पुलिस वाले भी इसमें शामिल है और जो धंधा करते हैं वो भी शामिल है। सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी को नुकसान है ये चीज से। नौजवानों को रात को बाहर मतलब इतने देर वक्त तक रात को जागते रहना, मिलता है कहाँ जाना है, चाय पीने के लिए जाना, कहाँ मिलता है, फलाने जगह पर मिलता है, मैं कोई जगह का नाम नहीं लूंगा, कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो वो अगर ये पता चलेगा कि नहीं मिलता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेगा। सही है। ये कोई मतलब लाइफ सेविंग ड्रग थोड़ी बेचा जाता है जगह पर, कोई दवा थोड़ी बेचा जाता है, 24 आवर्स का मेडिसिन है, वहां मिलता है। सही है। यानी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी रात को आधी रात के बाद नजर आए तो उससे पूछताछ कीजिए, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर छोड़ा जाता है। और अगर वो बिना वजह नजर आ रहा है तो उसको कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग है यहाँ पर, बाकायदा बाइक से भी पेट्रोलिंग होती है। कोई भी नौजवान अगर गलत टाइम पर आपको रास्ते पर दिखता है, पूछो उससे, सवाल करो क्यों है यहाँ पर, सही है, क्यों है, क्या कर रहे हो, क्या है उसके हाथ में, तलाशी लो उसका। क्योंकि ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, हर घर के लोग, माँ बाप परेशान हैं। नहीं, माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। परेशान क्यों है माँ बाप? पूछते क्यों नहीं अपनी औलादों से कि तू रात को जाता कहाँ पर है? नहीं, इट इज बिकम बियॉन्ड कंट्रोल। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज मुझे मालूम है कि बच्चे इस हालात के वजह से जो है बच्चों को काबू नहीं कर पा रहा है जी, बच्चों को काबू नहीं कर पा रहा वो लोग जी। इतने अच्छे मतलब माँ बाप, मतलब 5 वक्त नमाजी माँ बाप है, पढ़े लिखे है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं जो है ये हालात की वजह से दे नॉट कंट्रोल। माशरे की खराबी है, माशरे की खराबी है जी। एक आखिरी सवाल, लेकिन मेरा एक दरख्वास्त है आपके जरिए कमिश्नर साहब से भी, मैंने कल ही बात किया कि कमिश्नर साहब से भी जो है मीटिंग लेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर के जो है उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, जो भी उनका अंडर में जो भी डीसीपीज, एसीपीज एंड पुलिस स्टेशन, दे शुड बी स्ट्रिक्टली वांट कि कानून जो वक्त है वक्त के ऊपर हर जगह बंद होना चाहिए। अगर 11-12 बजे तक रेस्टोरेंट का टाइम दिया गया है, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी का धंधा नुकसान होता है, कमाता जो भी है, क्योंकि इससे जो है हमारे सोसाइटी खराब हो रहा है। इतने देर तक रात को 2 बजे 3 बजे तक दुकानें खुला रहता है, चाय के बाकड़े खुला रहता है, इस वजह से जो है हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे खराब हो रहा है। कोई भी हालत से इसका ऊपर रोक लगाना जरूरी है। इससे क्राइम भी बढ़ता है, क्राइम भी बढ़ रहा है, ड्रग्स का भी जो है धंधा होता है जी, ड्रग्स का भी धंधा होता है, ये सब बंद होना चाहिए, डेफिनेटली ये बंद होना चाहिए। सोसाइटी सुधारना बहुत जरूरी है। अब्दुल रहमान साहब, एक आखिरी सवाल, जैसा कि मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वंचित बहुजन आघाड़ी डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर की, उनके साथ आपका अलायंस हुआ है बीएमसी के इस इलेक्शन को, चुनाव को लेकर। एक बहुत ही कड़वा सवाल है कि दलित मुस्लिम से लेकर एमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके बाद में अब जो है मुस्लिम लीग और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो केमिस्ट्री बनने जा रही है,
ये कहीं ना कहीं हमेशा नाकामयाब नजर आई। उसकी वजह ये है जो बहुत खास, हो सकता है मेरे कुछ दलित दोस्त जो है या प्रकाश अम्बेडकर साहब मेरे सवाल से नाराज हो जाए कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाए कि तुम बीजेपी के आदमी हो गए। वो मुझ पर 2 बार इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ। खैर कोई बात नहीं है। हम ये देखते हैं कि जब भी मुस्लिम इलाके से या जहाँ पर दलित और मुसलमानों की आबादी होती है वहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है तो हमारे दलित भाई उनको वोट नहीं देते। उसकी क्या वजह है? क्या उनको गुमराह किया गया है मुसलमानों के खिलाफ? मुसलमान तो सबको वोट देते हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को। मुसलमान सोनिया गांधी को वोट दे देंगे, मुलायम सिंह को दे देंगे, यहाँ तक कि मोदी को वोट दे देंगे, शिवसेना को वोट दे देंगे, सबको वोट दे देंगे। लेकिन मुसलमान अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो अक्सरियत 90% ये देखा गया है कि गैर मुस्लिम हमारे भाई और दलित हमारे भाई जो है मुसलमान को वोट नहीं देते हैं। क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपने एमआईएम का भी नाम लिया। अभी मुस्लिम लीग से अलायंस होने से पहला जो है एमआईएम के साथ में उनका अलायंस था। और आपको याद होगा कि अभी भी एमआईएम का एक एमपी जो है इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से एमपी बना है। और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से एमपी बना है। कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ है कि ब्राह्मण लॉबी ने हमेशा दलितों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, उसमें कोई शक नहीं है। आप गुजरात का दंगा देखेंगे, ब्राह्मण लॉबी ने किसको भड़काया? दलित लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ नफरत। मेरी जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब से बहुत क्लियरली ये बात हुआ है कि हमारी जो अलायंस है सिर्फ कागज़ के ऊपर नहीं, जो जिस कदर जो है दलितों को मुसलमानों को खिलाफ भड़का करके आखिर में ब्राह्मण लॉबी है कितना परसेंट हिंदुस्तान के अंदर? जी कितना परसेंट है? 2-4% है। और बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाकी है। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों के खिलाफ उनको उनके दिल में नफरत पैदा करके जो है बहुत सारे बातें हुआ है। लेकिन हमें जो है हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए, अच्छे के तरीके से सोचना चाहिए। और हमारे बीच में ये बात हुआ है कि ये जो पॉइजन, जो जहर जो भरा गया उनके दिल में, उसको बहुत ही मतलब ज़मीनी तौर पर उसका सफाई होना ज़रूरी है। उनका जहन शासी होना चाहिए, जहन उनका सही करना बहुत ज़रूरी है। और इस किस्म के नेगेटिव तौर रखने से जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इस ताकत को अगर आपको मुकाबला करना है, फेस करना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है जो वंचित लोग जो ऑपोजिट सेक्शन जो है, जो मुसलमान, जो अक़लियत मुसलमान और दलित जो है, उनको साथ में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आज पहला नहीं है जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मैं कहीं भी ये बात करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जब मतलब पार्लियामेंट जाना था, पहला बॉम्बे से इलेक्शन लड़ा, यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि उनको जानबूझकर हराया गया जी। उसके बाद जो है मद्रास से इलेक्शन लड़ा, वहां पर भी हराया गया। और कुछ लोगों ने, मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि हम तुमको पार्लियामेंट नहीं पहुंचने देंगे, हम आपको नहीं, ब्राह्मणवाद जो है नहीं चाहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है पार्लियामेंट पहुंचे, नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से मुस्लिम लीग का एमपी सीट रिजाइन करके मुस्लिम लीग के लोगों ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाया। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि क़ायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब वो खुद भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में। आज आप जो माइनॉरिटीज के लिए भी जो देकर उसमें उस वक्त भी मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा ताउन है उसका अंदर, ऐसा नहीं है, समझे आप। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हमें कभी भी जो है नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा पहला हुआ भी है, आगे के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि दलित भाई भी हमें साथ दें, क्योंकि उनके पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुस्लिम और दलितों का युति के अलावा इस कंडीशन से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा आपसे कि मेरा लोगों से ये अपील है, महाराष्ट्र के लोगों से ये अपील है, हमने हमेशा जो है वेरी थॉटफुल पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग ने किया हमेशा। मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर भी जो है हम सेकुलर पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कैसे सपोर्ट करते हैं, हम उनको वोट दे के सपोर्ट करते हैं, वोट दे देते हैं जी। और जब वो बहुत सारे लॉलीपॉप हमें देते हैं और उस और वादे उसके हिसाब से हम उनको वोट दे देते हैं और वो जीत कर आ जाते हैं। जीत के जब वो हुकूमत बनाते हैं तो मुसलमानों को भूल जाते हैं। लेकिन केरला के लोग इस तरीके से नहीं करते। मैं आपके माध्यम से लोगों तक बताना चाहता हूँ, केरला के लोग जो है, केरला हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मतलब 100% लिटरेसी स्टेट है, तालीम याफ्ता स्टेट है।
और साचार कमीशन रिपोर्ट जब सर्वे जब किया गया, जैसे साचार कमीशन के जरिए उन्होंने जब रिपोर्ट रखा पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये लिखा उस रिपोर्ट में, कोई भी जो है गूगल करके देख सकते हैं, साचार कमीशन रिपोर्ट में उसमें लिखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान हर पहलू में, अगर कहीं भी अगर हर पहलू में आगे है, अच्छे हैं, चाहे वो तालीम याफ्ता हो, तालीम में हो, फाइनेंशियल स्टेटस में हो, सरकारी मुलाजिमत में हो, केरला में है, और वो इसलिए हासिल हुआ है कि मुस्लिम लीग की जद्दोजहद, ये साचार कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया है। और वो क्यों लिखा गया है, जो कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब ने शुरू से जो दूरंदेशी तरीके से जो बताया कि हमें सरकार में साझेदार होना चाहिए। ये अब्दुल रज़ाक की बात दूर आगे निकल जाएगी, कहीं और चली जा रही है। मैं इत्तेहाद की बात कर रहा था। वो सही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको, आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को ये देना चाहता हूँ कि आपको अगर इंसाफ चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, आपको इक़्तिदार में आना पड़ेगा। इक़्तिदार में तो आप अकेला नहीं आ सकते, एटलीस्ट जो है आपको अलायंस में, साझेदारी में आना पड़ेगा। वो साझेदारी में आने का तरीका सिर्फ वोट देकर का सपोर्ट करना नहीं है। आपको आपके जहां पर भी आप लोग मतलब कुव्वत में है, ताकत में है, कंसोलिडेटेड है, वहां पर अपने नुमाइंदा खड़ा कीजिए, अपने पार्टी के। हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का नुमाइंदा खड़ा करेंगे, वो जीतेंगे, कॉर्पोरेशन में, असेंबली में साथ में जाएंगे, तब जो हमारी बातें माने जाएगा, जो केरला के अंदर साबित हुआ है इतने सालों से। खैर नाज़रीन, ये सारी पार्टियां दावा करती है कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे, रहनुमाई करेंगे, और ये तो वक्त बताता है कि कौन क्या करता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ख़ास तौर से यहाँ पर जिस तरह से बात निकल कर आई कि अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि हमेशा जो है मुसलमानों के खिलाफ दलितों को गुमराह किया गया है, दलितों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे फसादात हो या कहीं दंगे हो, क्योंकि ब्राह्मण लॉबी जो है दंगों में शामिल नहीं होते। ये लोग फाइनेंसर लोग हैं, और ये दलितों को, ओबीसी समाज के लोगों को, आदिवासियों को, इनको भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दलित भाइयों को भी इस बात को समझना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है, जब ये लाउड स्पीकर का मसला उठा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे दलित संगठन जो है खुलकर सामने आया, राज ठाकरे के खिलाफ बोलने लगा कि हम इसके खिलाफ है करके बहुत सारे लोगों ने आया। ये तो हम समझ सकते हैं, देखिए सियासी बयानबाजी भी हो सकती है, असल तो ये अमल भाई, इख्तिदार में एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा है और हमारे दलित भाइयों का बहुत अच्छा वोट है वहां पर, और वो वोटिंग परसेंटेज किसी उम्मीदवार को जिता सकता है, तो वो वोट पढ़ना चाहिए जब हम ये समझेंगे कि वाकई दलितों में और मुसलमानों में इत्तेहाद हुआ है, और ये इत्तेहाद जो है ताकत के साथ जो है, चाहे कॉर्पोरेशन में, असेंबली में, पार्लियामेंट में इसकी नुमाइंदगी हुई है। और आपने मिसाल दी वहाँ की, इनकी इम्तियाज जलील साहब की, तो एक मिसाल है, ये कह सकते हैं, ज्यादातर तजर्बे इसी तरह के रहे हैं। हकीकत यह है कि मुसलमान और दलित अगर साथ में नहीं आएंगे, आगे चलकर हल बुरा होने वाला है। मैं आपको एक थोड़ा सा मिसाल दे देता हूँ कि दलित को कहाँ रखते हैं ब्राह्मण। आज हिंदुस्तान का जमहूरियत का सबसे बड़ा पोस्ट राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है, उनको भी कहाँ रखा इन्होंने? क्यों नहीं समझते दलित लोग, उनको कहाँ रखा? बताइए नहीं क्या कोई भी बड़े जगह कहना चाह रहे हैं, कोई भी बड़े जगह पर वहाँ अगर वो भी जाते हैं, मैंने अखबार में पढ़ा है कि वहाँ भी सफाई होते हैं, सफाई वहाँ भी किया जाता है। मतलब दलित को अछूत की दृष्टि से माना जाता है, उस जगह को पवित्र किया जाता है, शुद्धिकरण होता है वहाँ पर। कोई ब्राह्मण जो इस्तेमाल करते हैं, कुएं के पास दलित नहीं जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं। ये तो हकीकत हिंदुस्तान में हो रहा है, कि मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, ये हकीकत आपको भी मालूम है। तो ये सब चीजों से बाहर आने के लिए, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पाने के लिए दलितों के पास भी कोई चारा नहीं है। आप कितना भी उन लोगों के बातों में आकर के नफरत पैदा कर मुसलमान को ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप साथ में आएंगे तो आपका भी सही होगा, हमारा भी बातें सही होगा, उसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब्दुल रहमान साहब, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। दोस्तों, ये थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान साहब से खुसूसी बातचीत। अब हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।